आज ये क्लास नंबर 12 है और इसमें हम बात करने वाले हैं मेटा इन्फॉर्मेशन की, जो कि वेब पेज में पाई जाती है। अब ये मेटा इन्फॉर्मेशन क्या है, इसका क्या रोल है, इसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू। तो मैं यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ metainfo.html के नाम से। और हम यहाँ पर HTML5 का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इंसर्ट करा लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं मेटा इन्फॉर्मेशन। मेटा इन्फॉर्मेशन क्या है, इसका टाइटल है। आपने देखा कि जब मैंने यहाँ पर HTML5 का बेसिक स्ट्रक्चर को इंसर्ट कराया तो यहाँ पर हेड सेक्शन के अंदर आपको मेटा टैग दिख रहे हैं। अब इनका रोल क्या है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली जो मेटा एलिमेंट्स होते हैं वो भी एक प्रकार के टैग ही हैं, जिन्हें हम लोग HTML और XHTML डॉक्यूमेंट के साथ में इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, जो कि उस वेब पेज के बारे में, जो ये आपने वेब पेज क्रिएट किया है, इसके बारे में एडिशनल मेटा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, या आप बोल सकते हो एडिशनल इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जो ये मेटा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर लिखते हैं वो ब्राउज़र पर डिस्प्ले नहीं होती है यूज़र को, बट जो ये मेटा इन्फॉर्मेशन होती है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है जब आप वेब पेज क्रिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो मेटा इन्फॉर्मेशन ही है जो कि जिसके बेसिस पर जो गूगल सर्च इंजन का क्रॉलर है वो आपकी पोस्ट को इंडेक्स कराता है SERP पे, जिसका फुल फॉर्म सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज होता है। मान लीजिए हमने यहाँ पर टाइप किया एग्ज़ाम जिला, मैंने एंटर किया तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले examzilla.com ये लिख कर आ रहा है, उसके बाद में subdss.blogspot.com ये लिख कर आ रहा है। देन इसके बाद जो अदर वेबसाइट में इस नाम को यूज़ किया गया है, इस फ्रेज़ को यूज़ किया गया है, वो दिखाई दे रही हैं। तो जब भी आप किसी कीवर्ड को सर्च इंजन में सर्च करते हो तो सर्च करने के बाद जो सर्च इंजन आपके सामने रिजल्ट का पेज डिस्प्ले करता है उसको हम बोलते हैं SERP, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। तो जो आपकी मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी नहीं, आपके वेब पेज की, जो वेब पेज की मेटा इन्फॉर्मेशन होती है उसके आधार पर ही जो क्रॉलर्स होते हैं वो ये देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि जो आपका कंटेंट है वो किस लेवल का है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके कीवर्ड क्या हैं, जो आपका कंटेंट है उसकी क्वालिटी क्या है, मुझे पर्टिकुलर किस इंडेक्स पे उसको शो कराना है। तो जो मेटा इन्फॉर्मेशन होती है ये SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी यूज़फुल रहती है। बेसिकली जो ये मेटा इन्फॉर्मेशन है इसमें आपकी कई सारी चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि कौन सी कैरेक्टर इनकोडिंग का यूज़ किया गया है, वो वेब पेज RWD रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं, उस पेज का डिस्क्रिप्शन क्या है, उस पेज में कौन कौन से कीवर्ड का यूज़ किया गया है, उस वेब पेज के अथर का नाम क्या है, उस डॉक्यूमेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये सारी बातें आप हेड सेक्शन के अंदर डिफ़ाइन करते हो और जो ये मेटा टैग होता है इसे आप हेड सेक्शन के अंदर यूज़ करते हो। तो बारी बारी से हम लोग इनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि मेटा टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट लिखा गया है कैरसेट, जिसकी वैल्यू UTF-8 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, जो ये HTML फाइल है, उसमें कैरेक्टर इनकोडिंग कौन सी यूज़ की गई है, तो हमने यहाँ पर UTF-8 इस कैरेक्टर इनकोडिंग को शो करवाया। देन इसके बाद हमने मेटा टैग दूसरी बार यूज़ किया। अब बात ये आती है कि हम मेटा टैग को एक फाइल में, एक डॉक्यूमेंट में कितनी बार यूज़ कर सकते हैं।
तो ये आप पे डिपेंड है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी बार आप मेटा टैग का यूज़ कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर लिखा मेटा, और इस बार हमने नेम एट्रीब्यूट के अंदर व्यू पोर्ट यूज़ किया और कंटेंट की वैल्यू विड्थ इक्वल डिवाइस हाइफन विड्थ कर दिया और इनिशियल स्केल की वैल्यू 1 कर दी है। अब इन दोनों टर्म का मतलब क्या है आइए समझते हैं। अब जो ब्राउज़र है इसी लाइन से समझ पाता है कि जो वेब पेज है ये रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं। अगर रिस्पॉन्सिव है तो मुझे इसे किस प्रकार से रेंडर करना है, इसका लेआउट किस प्रकार से सेट करना है यूज़र की स्क्रीन पे। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि जो आपने वेब पेज क्रिएट किया है वो डिफरेंट टाइप की जो स्क्रीन साइज हैं उस पर प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो, चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, टैबलेट हो, स्मार्टफोन हो या कोई अदर टाइप की स्क्रीन हो। तो जो ये आपने लिखा है ना विड्थ इक्वल डिवाइस विड्थ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये वेब पेज शो कराना है, जिस बंदे की स्क्रीन पे इस वेब पेज को रेंडर किया जा रहा है, डिस्प्ले किया जा रहा है, उस स्क्रीन की जितनी भी विड्थ है उसको आप कवर कर लीजिए इस वेब पेज को दिखाने के लिए। यहाँ पर लिखा गया है इनिशियल स्केल इक्वल 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब ब्राउज़र इस वेब पेज को लोड कर रहा होगा तो इस वेब पेज का इनिशियल जूम, प्रारंभिक जूम क्या होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग इस वैल्यू का यूज़ करते हैं, इसके ज़रिए सेट करते हैं। देन ये दोनों टर्म आपको समझ में आ गए हैं। अब बात ये आती है कि जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपनी वेबसाइट examzilla.com को ओपन कर लिया, तो आप पाते हैं कि जो ये टाइटल है, टाइटल के बगल में एक छोटा सा लोगो आपको दिखाई देता है। तो ये लोगो कैसे आएगा आइए देखते हैं। तो इस लोगो को हम लोग बोलते हैं फेव आइकॉन, और इसके लिए आप लोग लिंक टैग का यूज़ करते हो, और जो फेव आइकॉन होता है इसे हम लोग मेटा टैग के बाद में यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा लिंक। लिंक लिखने के बाद जो रिलेशन है इसमें आपको लिखना होगा आइकॉन, क्योंकि ये क्या है, ये आइकॉन है। एंड इसके बाद href के अंदर आपको उस आइकॉन का एड्रेस देना है, पाथ देना है। तो मेरे केस में उसका नाम लोगो है और उसका फाइल फॉर्मेट .ico है। जब भी आप लोग फेव आइकॉन लगाएं तो आपको png, jpg इन फॉर्मेट का यूज़ नहीं करना है, बल्कि .ico इस फॉर्मेट का यूज़ करना है लोगो को लगाने के लिए। अब बात ये आती है कि .ico इस फॉर्मेट में हम इमेज को कैसे बना सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आप अदर टाइप के सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन जो टूल होते हैं उसकी हेल्प से आप png को .ico में या jpeg को .ico में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। इसको हमने सेव किया और देखते हैं कि क्या हमारे पेज में आइकॉन आ चुका है या फिर नहीं। तो आप पाएंगे जी हाँ, हमारे पेज में भी यहाँ पर आइकॉन आ चुका है। तो ये भी एक मेटा इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत ही आता है। जब भी आप इस लाइन का यूज़ करें तो आपको मेटा टैग के बाद में ही करना है, ठीक है। तो आपने इतना सीख लिया। अब बात ये आती है कि मुझे अगर इस पेज के जो कीवर्ड्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में बताना है तो कैसे लिख सकते हैं। तो सिंपली आपको मेटा टैग का ही यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है मेटा, देन आपको एट्रीब्यूट के तौर पर लिखना है नेम, और आपको इसकी इस बार वैल्यू कर देनी है कीवर्ड्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कीवर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। आपने लिख दिया नेम की वैल्यू कीवर्ड्स, देन आपको लिखना है कंटेंट, और जो कंटेंट है ना, जो डबल कोट्स हैं, इसी के अंदर आपको कीवर्ड लिखने हैं। जैसा कि हमने लिख दिया एग्ज़ाम जिला, क्या बात है, एग्ज़ाम जिला ओ लेवल, एग्ज़ाम जिला ओ लेवल, कॉमा एग्ज़ाम जिला CCC, और फिर हमने लिख दिया एग्ज़ाम जिला ऑनलाइन टेस्ट। तो जो कीवर्ड्स हैं
इसे आप कुछ इस टाइप से डिफाइन करते हो पेज में। अगर आपको डिस्क्रिप्शन डिफाइन करना है तो आप फिर से यहाँ पर लिखेंगे मेटा, और इस बार जो नेम है इसकी वैल्यू को आप करेंगे क्या, डिस्क्रिप्शन। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए तभी ये काम करेगा। तो DESCRIPTION, आई थिंक स्पेलिंग बिल्कुल सही है, डिस्क्रिप्शन। और इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा कंटेंट, और इसमें जो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया examzilla.com इज़ इंडियाज़ नंबर 1 वेबसाइट फॉर ओ लेवल। ठीक है, तो ये हो गया इस पेज का डिस्क्रिप्शन। देन अगर आपको लिखना है इस पेज के अथर के बारे में, लेखक के बारे में, तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, मेटा टैग का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर आप लिखेंगे कुछ इस टाइप से मेटा, और इस बार नेम की वैल्यू को आप लिखेंगे अथर, और कंटेंट के अंदर जो अथर का नाम है वो आप लिख देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल सत्यम साहू। ठीक है, तो आप इस प्रकार से जो डिस्क्रिप्शन है, कीवर्ड्स हैं, अथर है, इसको डिफाइन करते हो। अब जो मेन बात आती है कि मान लीजिए आपने इस वेब पेज को क्रिएट किया, आपकी इच्छा है कि जो क्रॉलर है वो तो आएगा ही अपने टाइम पे, तो जो क्रॉलर है इस पेज को इंडेक्स ना कराए, मुझे इस पेज को इंडेक्स नहीं कराना है, तो आप यहाँ पर मेटा के अंदर जो एट्रीब्यूट है ना, नेम, इसके अंदर लिखते हो रोबोट। तो हमने यहाँ पर लिखा मेटा, और इसका जो नेम है वो मैं कर देता हूँ रोबोट्स। ठीक है, और जो कंटेंट है इसमें लिख दूंगा कि भैया मुझे इस पेज को इंडेक्स नहीं कराना है, यानी कि इसको हमें रिजल्ट में लेकर नहीं जाना है। तो हमने कर दिया नो इंडेक्स कॉमा नो फॉलो। तो ये थी मेटा इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और मुझे आशा है कि आपको मेटा इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इसका क्या रोल है, इसको कैसे वेब पेज में इंक्लूड करना है के बारे में जानकारी हो गई होगी। अगली क्लास से हम लोग टास्क को स्टार्ट करेंगे, तो पहली क्लास में टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 इनको फिनिश करेंगे। और जो टास्क की PDF है वो आपको जब आप लॉगिन करते हैं तो मिलेगा ऑप्शन टास्क का, वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, और ये सारी HTML फाइल आपको रिसोर्स सेक्शन में मिल जाए।